बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कॉल्स की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ी सी अपडेट्स मैं देता जाऊँ। और जैसे मैंने पिछली वीक भी दोहराया था कि अगर आपके पास वर्क परमिशन है, आप होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको इजाज़त दें कि आप कोई भी जॉब कर सकें। क्यों लास्ट वीक एक जजमेंट आई थी अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से C6V SSHT, और वहाँ कोर्ट ने जजमेंट ये पास की थी कि होम ऑफिस को डिस्क्रेशन इस्तेमाल करनी चाहिए जब एप्लीकेंट के पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। कि अमूमन जब होम ऑफिस आपको परमिशन देती है काम करने के लिए, वो उन जॉब्स के लिए देती है जो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर। और अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आप होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इजाज़त दे कि मैं कोई भी जॉब कर सकूं। सो इस जजमेंट का हवाला ज़रूर दें। एक दूसरी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी कि अगर आपके पास है प्री सेटल स्टेटस, आप अपनी वाइफ को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, या अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं यहाँ यूके में, उनको भी आप इन कंट्री स्पॉन्सर कर सकते हैं इन रिलेशनशिप। और आपकी जो स्पाउस हैं, जो पार्टनर हैं जिनके पास स्टेटस नहीं है, आपके बिहाफ के ऊपर कि आपके पास प्री सेटल स्टेटस है, उनको वीज़ा मिल सकता है। इसका भी आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। और जो तीसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी उन लोगों के लिए जिनके ख़िलाफ़ होम ऑफिस ने एक डेपोर्टेशन ऑर्डर इशू किया हुआ है। और थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि अगर आपको सज़ा होती है 12 मंथ से ज़्यादा, होम ऑफिस आपके ख़िलाफ़ ऑटोमेटिकली एक डेपोर्टेशन ऑर्डर इशू कर देती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक पाकिस्तानी नेशनल हूँ और मुझे सज़ा होती है 2 साल की। जैसे ही मेरी सज़ा ख़त्म होगी, होम ऑफिस मुझे एक डेपोर्टेशन ऑर्डर इशू कर देती है और वो प्रोसेस शुरू कर देते हैं कि आपको रिमूव करने के लिए टू पाकिस्तान। अब यहाँ 3 कैटेगरीज होती हैं। अगर आपको 4 साल से ज़्यादा सज़ा होती है, अगर आप चाहते हैं कि ये डिपोर्टेशन ऑर्डर आपके ख़िलाफ़ कैंसिल किया जाए, आपको साबित करना होता है कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, हद से ज़्यादा ऐसे कोई सूरत हाल कि जहां आपको बहुत ही तकलीफ़ का सामना करना होगा, आपको ये साबित करना होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये कोई सिंगल एप्लीकेंट है और उसको सज़ा होती है 5 साल की, उसको दिखाना होगा कि इसके पास ऐसे कोई कंपेलिंग रीज़न्स हैं जिस वजह से वो अपने होम कंट्री वापस नहीं जा सकता और उसको डिपोर्ट ना किया जाए। उसके बाद हम आते हैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर। अगर आपको सज़ा होती है 1 साल तो लेके 4 साल से कम। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को सज़ा होती है 2 साल की या 2.5 साल की, अब यहाँ आप 3 एक्सेप्शंस के लिए रिलाई कर सकते हैं। पहली तो है प्राइवेट लाइफ एक्सेप्शन, और इसमें आते हैं 3 सब कैटेगरीज। पहली है कि आपने साबित करना होता है कि अगर आपको 2.5 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन आपने जो ज़िंदगी गुजारी यूके में वो ज़्यादातर आप लॉफुल थे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास था ILR और उसके बाद उसको सज़ा हो गई, अगर वो साबित कर सकता है कि तकरीबन 20 सालों से वो यूके में रह रहा है और उसके पास थी 10 साल उसके पास लॉफुल वीज़ा था और दूसरे 10 साल उसके पास था ILR, और उसके बाद उसको 5 साल की सज़ा हो गई, अगर वो साबित कर सकता है कि मैंने तकरीबन 20 साल यहाँ यूके में गुजारे लॉफुली, फिर हो सकता है कि होम ऑफिस उसके केस में डिस्क्रेशन इस्तेमाल कर दे और उसको डिपोर्ट ना करे। अब दूसरी एक्सेप्शन पर आते हैं, प्राइवेट लाइफ की एक्सेप्शन, और वो है कि आपने साबित करना होता है कि ठीक है मुझे सज़ा हुई है, लेकिन मैं यहाँ यूके कल्चर में इंटीग्रेट हुआ हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी ज़िंदगी यहाँ सेट कर दी हुई है, जो यहाँ के रस्म रवाज है मैं इनसे यूज़ टू हो गया हूँ और इस वजह से मुझे वापस ना भेजा जाए। ये भी एक कैटेगरी है। और जो तीसरी एक्सेप्शन है वो है कि ठीक है, अगर आपको वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान, आप वहाँ इंटीग्रेट नहीं हो सकते, क्योंकि जो वहाँ का कल्चर है आपको आपके लिए मुश्किल है वापस वहाँ रहना। यह है प्राइवेट लाइफ एक्सेप्शंस। अब हम आते हैं तो दूसरी एक्सेप्शंस पर कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फैमिली है और आपको सज़ा हो गई। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एप्लीकेंट हूँ, मुझे सज़ा होगी 3 साल की, लेकिन मेरे पास एक वाइफ है जो ब्रिटिश हैं या
मेरे पास एक बच्चा है जो ब्रिटिश है, या एक क्वालिफाइंग चाइल्ड जैसे कि मेरा बच्चा 7 साल का हो गया है और उसके पास वीज़ा है। अब यहाँ मुझे साबित करना होगा कि अगर मुझे वापस भेजा जाएगा, मेरी पार्टनर को और मेरे बच्चों को अनड्यूली हार्श सर्कमस्टांसिस का सामना करना होगा। फिर उनको भी बहुत सख्त सामना करना होगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर मुझे वापस भेजा जाए टू माई होम कंट्री, या अगर हमें तीनों को, अगर होम ऑफिस जजमेंट पास करती है कि जी आप तीनों एज अ फैमिली यूनिट वापस चले जाएं, ये अनड्यूली हार्श होगा, बहुत सख्त होगा, मुझे ये साबित करना होगा। सो इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट हाई थ्रेशहोल्ड। और यहाँ एक जजमेंट आई है 2-3 माह पहले HA इराक, जहाँ कोर्ट ने कहा है कि देखें, जो अनड्यूली हार्श का टेस्ट है, जहाँ एक शख्स को 2 साल की सज़ा होती है और उसके पास बच्चे हैं और उसको साबित करना होता है बहुत नाइंसाफ़ी होगी बच्चे के साथ, ये इतना हाई नहीं है जैसे कि एक शख्स को सज़ा होती है 4 साल से ज़्यादा। क्योंकि अमूमन क्या हो रहा था कोर्ट्स में, जब किसी को सज़ा होती थी 2 साल की, कोर्ट्स कह रहे थे कि ठीक है, अगर हम आपको वापस भेज देते हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया जो आपकी होम कंट्री है, और आपके बच्चे यहाँ रह जाते हैं यूके में, ये इतना सख्त नहीं होगा, क्योंकि ये तो सब बच्चों के साथ होता है जब उनके पेरेंट्स को डिपोर्ट किया जाता है। ये तो एक आम चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको डिपोर्ट किया जाता है, उनकी फैमिली आधी यहाँ रह जाती है और जिसके ख़िलाफ़ डिपोर्टेशन होता है वो वापस चला जाता है अपने होम कंट्री। इसमें कोई ज़्यादा सख्ती नहीं है, इट इज़ नॉर्मल। लेकिन यहाँ कोर्ट्स ने अब HA इराक में जजमेंट पास की है कि ये जो थ्रेशहोल्ड है सख्ती का, ये इतना हाई नहीं है, ये इतना हाई नहीं है। और दूसरा कि जब आप बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट कंसिडर कर रहे होते हैं, आपने जो बच्चे के जो मेंटल हेल्थ पर भी ज़्यादा तवज्जो देनी होती है कि अगर हम फादर को या मदर को भेज देंगे टू द होम कंट्री और बच्चा यहाँ रह जाएगा एक पेरेंट के साथ, अगर उसके मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, फिर आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए। सो इसलिए ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी जजमेंट है उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ एक डिपोर्टेशन ऑर्डर होम ऑफिस ने इशू कर दिया था और वो अपील पर गए और उनकी अपील डिसमिस हो गई। इस जजमेंट का हवाला लेके आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और होम ऑफिस को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कोर्ट को भी कि जी देखें, जो थ्रेशहोल्ड है वो अब डिक्रीज हो गया, कम हो गया है, और दोबारा हमारा केस कंसिडर करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको वीज़ा या डिपोर्टेशन ऑर्डर कैंसिल कर देंगे और आपको वो वीज़ा इशू कर देंगे। ये थी इस वीक की अपडेट्स और उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो Hello, you're live on sir. it. Yeah, you can hear me, no, sir? I can, please Hello. fire away. अच्छा, मेरा सवाल 2 है सर। जी जी। तो पहला सवाल ये है, मेरा फर्दर लीव का रिमेन का एप्लीकेशन मैंने कर दिया है। मेरा वीजा लास्ट एक्सपायर्ड हुआ था जुलाई 22nd, आई मीन लास्ट जुलाई। देन आफ्टर दैट आई डिड एप्लीकेशन। जी जी। अभी तक मेरा उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया है मेरा। ठीक है। और आपने फिंगरप्रिंट्स कब दिए थे? फिंगरप्रिंट मैंने सितंबर 31 को दिया था। एक्चुअली मेरा बेटा और बेटी है। मेरा बेटा 18 इयर्स का है, उसका सेपरेट एप्लीकेशन किया था। जी जी। तो उनका आ गया है और मेरा बेटी का नहीं आया। और मेरा हस्बैंड भी है, उसका भी न्यू एप्लीकेशन इसके साथ ज्वाइन किया था, ये फर्दर लीव के रिमेन के साथ। ठीक है। और मेरा हस्बैंड का ऑलरेडी सेंटेंस हो गया है। ही वाज इन 15 मंथ सेंटेंस उसके ऊपर था। तो 10 इयर्स उसका पूरा हो गया। दैट वाज इन 2008। ठीक है। तो उसका 10 इयर्स अभी फैमिली बेसिक अभी फर्दर लीव में उसका भी अभी वापस उनके अंदर डाला है। तो मेरा बेटी का, मेरा हस्बैंड का पेंडिंग है। मेरा बेटे का सेपरेट किया, इसके लिए वो लोग ने दे दिया है। ठीक है, मैं समझ गया। आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाई इट्स डिले। और सेकंड क्वेश्चन है, अभी होम ऑफिस लोग वो स्किल वर्कर्स का कुछ किया है फॉरेन में से, दे कैन अप्लाई फॉर द स्किल वर्कर्स। और उन लोग के लिए स्किल वर्कर्स में क्या जरूरत है, और एज लिमिट 50 और 60 बीच में हो। सो वेदर इट कुड पॉसिबल लाइक दे कैन मेक एप्लीकेशन। और या वही, और उसका क्या क्या जरूरत है ऐसे स्किल वर्कर्स वो
ठीक इन है, मैं केस समझ अदर गया। कंट्री से अप्लाई करेंगे तो उनको बैंक बैलेंस, इंग्लिश का सब बताना पड़ता है। ठीक है, प्लीज मैं मेरे समझ को गया। सब डिटेल्स सॉरी, बताइए। मेरा आपसे एक सवाल था कि जो आपने बताया कि आपके हस्बैंड की सेंटेंस हुई थी, उसके जो खिलाफ जो डेपुटेशन हुआ था, आपने उस पर अप्लाई किया है या नहीं, उसको रिवोक किया जाए? रिवोक का तो मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, मैं डायरेक्ट समझ गया। एप्लीकेशन ही किया है। मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, आपने मुझे बताया है कि आपने अप्लाई किया है अपने लिए, अपनी डॉटर के लिए, योर हस्बैंड, जिनकी सेंटेंस हुई थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया क्योंकि 10 साल गुजर चुके हैं। अब हो सकता है क्योंकि आपके हस्बैंड इस एप्लीकेशन में डिपेंडेंट हैं, उस वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं और अपने चेक्स कर रहे हैं कि वो अगर वो क्वालिफाई करते हैं लीव के लिए या नहीं। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप एक रिमाइंडर लेटर होम ऑफिस को भेजें थ्रू ए सोलिसिटर, कि उनको एक्सप्लेन कर दें कि जी हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी जुलाई में और तकरीबन 9 मंथ्स अब हो गए, प्लीज़ हमें एक जवाब दें, और वो फिर आपको बताएंगे वो कहाँ तक पहुँचे आपके एप्लीकेशन के साथ। लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ, कि ये डिले आपके हस्बैंड की वजह से हो रही है, कि शायद आपको डेपोटेशन ऑर्डर को रिवोक करना चाहिए था, पहले एक एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए थी डेपोटेशन ऑर्डर के ख़िलाफ़, और उसके बाद आपको अप्लाई करना चाहिए था उनके वीज़े के लिए। लेकिन अगेन मेरे पास आपके फैक्ट्स नहीं हैं। बेस्ट चीज़ यही होगी कि एक आप सलिसिटर को मिल लें और एक फौरी तौर पर एक रिमाइंडर आप भेज दें होम ऑफिस को। इस सवाल का पूरा जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे मिल सकते हैं, और आप मुझे कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकती हैं। जाने से पहले ये भी आपको बताता जाऊँ कि अगर आपकी बारी नहीं आ रही, परेशान ना हो, आप अभी शाम को यूट्यूब पर जाइएगा और वहाँ मेरा नाम टाइप करें, कामरान एजाज। इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे ऑन यूट्यूब। वहाँ कमेंट्स में आप भी मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उन सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले कॉलर ने मुझे एक और सवाल पूछा था कि अगर कोई शख्स अप्लाई करता है आउट कंट्री फॉर द स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जिसको कहते हैं वर्क परमिट वीज़ा, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और इन ब्रीफ मैं आपको बताता जाऊँ कि उसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली है £610। उसके साथ साथ आपने IHS सरचार्ज भरना होता है, जो है £624 पर ईयर, और अगर आप 2 ईयर वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें बाई 2। उसके साथ साथ आपने इंग्लिश टेस्ट पास करना होता है, जो है B1, और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो आपने सेटिस्फाई करनी होती है वो है £1270। ये फ़ंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। ये तो हो गया एप्लीकेंट की तरफ से पहले। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं, आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए जो आपको जॉब दे रहा है। वो जो मेन चीज़ यहाँ इस एप्लीकेशन में आती है कि जो स्पॉन्सर है उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होना चाहिए कि वो आपको स्पॉन्सर कर सके। अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं, आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना होगा जिसके पास वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस हो, और फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर द स्किल्ड वर्कर वीज़ा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं यहाँ स्पाउस वीज़े में हूँ और मैंने एंड ऑफ सितंबर वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, तो मोस्टली मुझे 4 मंथ हो गए हैं, और इस मंथ में 11 जनवरी को मेरे फिंगरप्रिंट्स हुए थे। तो ये पूछना था कि अभी और कितना टाइम लगेगा डिसीजन आने में। जैसे कोविड के कारण पूछना था, कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? बस यही सवाल था। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हाँ जी, अमूमन थैंक यू। होम ऑफिस 6 मंथ लेती है कोई भी केस कंसिडर करने को, लेकिन आपने मुझे बताया कि आपके फिंगरप्रिंट्स हुए थे ऑन 11 जनवरी। मेरे ख्याल में आपको विद इन 1 मंथ में जवाब आ जाएगा, क्योंकि जो होम ऑफिस की ये मैरिज टीम है, स्पाउस वीज़ा टीम है, वो विद इन 1 to 2 मंथ्स में केस को कंसिडर कर रही है। वो बहुत जल्दी काम कर रही है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन 1 मंथ आपको जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता आपको, फिर आप क्या करें कि वेट कर लें जब आपके 6 मंथ हो जाएं फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, जो है सितंबर। जब वो मुकम्मल हो जाए, फिर आप एक रिमाइंडर लेटर उनको भेज सकते हैं कि जी मेरा अभी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं हुआ, प्लीज़ इसको एक्सपेडाइट करें। लेकिन मेरे ख्याल में आपको विद इन 1 मंथ
आपको वो वीज़ा इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक छोटा सवाल है मेरा जी। मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट और मेरी मिसेज स्पाउस वीजे पे है जी। तो मेरा एक बेबी है, तो अगर मैं यूनिवर्सल टैक्स क्रेडिट अप्लाई करता हूँ तो इसका कोई उसके वीजे पे असर तो नहीं पड़ेगा? मसलन पब्लिक फंड में तो नहीं ये आता? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आप यूनिवर्सल क्लेम कर सकते हैं ऑन योर ओन बिहाफ। सो आपने जॉइंट एप्लीकेशन नहीं करना। अगर आप अपने ओन बिहाफ पर करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एज अ ब्रिटिश नेशनल आप पैसे ले सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो इसलिए मेक श्योर करिएगा जब आप अप्लाई करें फिर यूनिवर्सल क्रेडिट आप एज ए सिंगल क्लेम करते हैं। अगर आप जॉइंट क्लेम करेंगे फिर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब कोई भी शख्स स्पाउस वीज़े पर आता है उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। अगर आप अप्लाई करते हैं उसको उतारने के लिए फिर होम ऑफिस क्या करती है, आपको वो 10 ईयर रूट पर लगा देती है। सो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि जब आप अप्लाई करें फिर यूनिवर्सल क्रेडिट आप एज ए सिंगल एप्लीकेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो या अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਸੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਾਰਡ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ BRP ਕਾਰਡ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵਡ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਔਰ ਡੇਟ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 7 to 10 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो कामरान साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं लास्ट वीक भी फोन किया सी तो मैं शायद आपकी तुसें समझा ही ना सकिया। अच्छा, फिर समझा लो, आज कोशिश करते हैं फिर। थैंक यू। मेरी वाइफ जून 2015 में इत्थे आई सी है जी। ठीक हो गया। पाकिस्तान तो उस जड़ा वीजा दिता उन्हें मेरे ख्याल च मंगेथरा ही दिता है ਫਿਆਂਸੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ 2015 ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਨ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਿਸੇਬਲ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਵਾਈਫ? ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਓਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਛੋੜਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2000 ਕਿ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਫੀਸ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? BRP ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੋ ਰਿਕੋਰਸ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ 18,600 ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 10 ਈਅਰ ਰੂਟ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫੀ ਵੇਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਢਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਵੇਵਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਯੈਸ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਫਿਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज़ एक्सप्लेन करता। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल ਦਾ। ਉਹ बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए। अच्छा सर जी, एक तो मैंने ये पूछना था कि मेरे वीज़ा एक्सटेंशन है। फर्स्ट वीज़ा था मेरा स्पाउस वीज़ा। ठीक है तो वाइफ मेरी सफरिंग कर रहे हैं। सॉरी, वाइफ आपकी सॉरी क्या कर रही है? कैंसर पेशेंट है वो। ओह सॉरी जी। हाँ जी, स्टिल सफरिंग कर रही है वो। जी जी। तो एक तो ये चीज़ पूछनी थी कि मुझे कितना टाइम पहले करवाना चाहिए जमा? मेरा तो अप्रैल में बन रहा है, रिन्यू वीज़ा होगा मेरा दोबारा। ठीक है। और दूसरा ये कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे या नहीं लगाने पड़ेंगे, या वही उन्हीं के पेपर जाएंगे? क्योंकि मैं तो पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, 20 आवर्स। और अप्लाई कौन कर रहा है? आप कर रही हैं या वाइफ कर रही है एक्सटेंशन के लिए? नहीं, उन्हीं के पेपर जाएंगे ना, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट वीज़ा है। अच्छा, आप अप्लाई कर रहे हैं ना अपने वीज़े के लिए, एक्सटेंशन के लिए? ठीक है ना, ठीक है। और जहाँ तक आपकी जो वाइफ हैं जो कैंसर पेशेंट हैं, आपने मुझे बताया उनके लिए कोई आपने बेनिफिट अप्लाई किया है? वो बेनिफिट्स ले रहे हैं। ठीक है। डिसेबिलिटी या कोई मिल रहे हैं? सब कुछ मिल रहे हैं? ठीक है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। उनको डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल रहा है? हाँ जी, उनको मिल रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, आपने अप्लाई करना है 28 डेज़ बिफोर आपके वीज़ा एक्सपायर होने से पहले। अगर आपका वीज़ा अब मेरे ख्याल में एक्सपायर हो रहा है अप्रैल में, आप फिर मार्च में अप्लाई कर सकते हैं फॉर एन एक्सटेंशन। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने होंगे, क्योंकि आप अब एग्जेम्प्ट हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से, क्योंकि आपकी वाइफ को एक स्पेसिफाइड बेनिफिट मिल रहा है जो है डिसेबिलिटी बेनिफिट, आपने वो प्रूफ लगाना होगा कि उसको मिल रहा है। और उसकी वाइफ की 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट आपने साथ लगानी होगी, और उसके साथ साथ आप अपनी भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने प्रूफ लगाना होगा कि आप और आपकी वाइफ एक जेन्युइन रिलेशनशिप में है। सो प्रूफ्स ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर द लास्ट 2.5 ईयर्स, ये अगर आप प्रूफ लगा दें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान भाई, मेरा एक सवाल है यार। मैंने पहले भी एक दो दफ़ा कॉल की थी आपके प्रोग्राम में। जी। मैंने ऑनलाइन शादी की थी पाकिस्तान में। ठीक है। तो उस वक्त तो मेरी वाइफ का पासपोर्ट उनके अपने नाम पे बना हुआ था और NIC भी उनके अपने नाम पे ही बना हुआ था, फादर का नाम यूज कर रही थी। ठीक है। तो अभी कुछ उनको NIC के लिए हमें वो क्या FRC निकलवाने के लिए उसमें उन्होंने शनाख्ती कार्ड पे तो नाम चेंज करवा लिया, हस्बैंड का नाम मेरा आ गया अब। ठीक है। लेकिन पासपोर्ट पे अभी उनके फादर का नाम ही है। ठीक है। क्योंकि वो 1.5-2 साल पहले का पासपोर्ट बना हुआ है। तो क्या अब वीजा जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ का या कहीं का भी,
तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आता है कि भाई NIC पे आपके हस्बैंड का नाम है और पासपोर्ट पे आपके फादर का नाम है? ठीक है, और जो आपकी वाइफ है वो एक नया पासपोर्ट क्यों नहीं बना लेती? मैं अगर इस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम बना लेते हैं, क्योंकि उस पर भी सर आपको पास 6-7 हज़ार रुपया भी लगता है कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, और ऑफिस भी बंद है, ठीक लाइनों है, में धक्के खाने पड़ते हैं बहुत। ठीक है। और कोई सवाल आपका? बस भाई ये अगर आप मुझे रहनुमाई कर दें इसकी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मेरे ख्याल में बेस्ट चीज़ यही होगी कि अगर आप अपनी वाइफ का एक नया पासपोर्ट बनवा लें, वो बेहतर होगा द न्यू नेम। उससे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे आपने मुझे बताया है कि शनाख्ती कार्ड पर एक और नाम चल रहा है, पासपोर्ट पर एक और चल रहा है। हो सकता है फिर होम ऑफिस इसके ऊपर थोड़ी सी ऑब्जेक्शन कर दे कि ये 2 नाम क्यों चल रहे हैं, और इस वजह से वो जानबूझ के रिफ्यूज़ कर दे। इसलिए बेहतर यही होगा कि उनका एक नया पासपोर्ट बनवा लें और फिर उनका एप्लीकेशन स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो जी शुक्र अल्लाह दा। अच्छा, सवाल ये पूछना सी कि मैनू बच्चा नहीं बेस पर वीजा मिले है, तो मेरे 10 साल भी कंप्लीट होने लगे ना नेक्स्ट ईयर ना। ओके तो जी, मैं एप्लीकेशन में इन की है अपनी। सॉरी लाइन थोड़ी कट गई सी, दोबारा दोहराना। 10 साल थोड़े अगले साल पूरे हो रहे हैं। जी जी, तो मैं आख्या है कि मैं अपनी एप्लीकेशन की वैरी कर सकना कि ILR इच नहीं, लेकिन अगर ਤੁਹਾਡੇ 10 साल अगले साल पूरे हो रहे हैं जी, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ एप्लीकेशन मैं इनकार छोड़ी है क्योंकि मेरा वीजा खत्म होने लग गया सी ना दिसंबर इच। हाँ जी, मैं एप्लीकेशन पहले ही मैं इनकार छोड़ी है जी। अच्छा। और ਤੁਹਾਡੇ अगर 10 मेरा साल पूरे हो गए? 10 साल कਦੋਂ जी, पूरे decision होंगे ना- ਤੁਹਾਡੇ? मेरे मई विच पूरे होने लगे। ਮਈ ਵਿੱਚ। और ਤੁਸੀਂ एप्लीकेशन नहीं जल्दी क्यों पाती? नहीं, क्योंकि मेरा वीजा एक्सटेंशन थी ना मेरी 10 अच्छा, साल मैं की समझ बेस गया, पर बिल्कुल वीजा मैं उन्होंने समझ देते गया। हैं ना। हाँ जी, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। ठीक है, मैं देता ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ, kejaz@me.com। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मिल भी सकते हो। और जो कॉलर्स अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने के लिए, उनकी बारी नहीं आ रही, परेशान ना हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आज शाम को हम ये वीडियो पब्लिश करेंगे ऑनलाइन सोशल मीडिया, और वहाँ जाके कमेंट्स में आप मुझे अपने सवाल पूछ सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। पिछले वीक कमेंट्स में मैंने तकरीबन 40 तो लेके 50 सवालों के जवाब दिए थे। सो इसलिए अगर आपकी बारी नहीं आती, आप ऑनलाइन जाइएगा और वहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले कॉलर ने मुझे सवाल पूछा था कि उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है और अब उनके 10 साल पूरे हो गए और वो अप्लाई करना चाहते हैं फॉर ILR। वो अपनी एप्लीकेशन वेरी कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, अगर आपके 10 साल पूरे हो गए, आप ILR की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और जब आप भरेंगे उस एप्लीकेशन को, वहाँ आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है होम ऑफिस में, उस पर आपने क्लिक करना है येस। उसकी आपने रेफरेंस नंबर अगर आपके पास है वो देना है, और फिर ऑटोमेटिकली होम ऑफिस आपकी जो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन है जो आपने पहले सबमिट की है, उसकी आपको वो रिफ़ंड दे देगी। तकरीबन रिफ़ंड में थोड़ी सी डिले आजकल हो रही है, विद इन 2 to 3 मंथ्स में आपको वो रिफ़ंड दे देते हैं। सो जी हाँ, अगर आपके 10 साल पूरे हो गए, आप एप्लीकेशन को वेरी कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। मेरा नाम चेतना धुसिया है। जी जी हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी, फरमाइए। हाँ, तो मैं यहाँ पे है ना फियांसी वीजा में आई हूँ। अभी 2 महीने हुए हैं मेरे। ठीक है, पर अभी लॉकडाउन है, ठीक है। और मैरिज रजिस्ट्री के लिए हमने सब कुछ भर तो दिया है, इंटरव्यू भी हमारा हो गया है, पर लॉकडाउन के लिए वो बंद है। तो फिर हम क्या करें? ठीक है, मैं समझ गया। और कोई सवाल आपका? और मेरा वीजा है ना मई तक का है, मई तक। 4 मई। ठीक है, और उसके बाद हमेशा के लिए मुझे परमानेंट के लिए वीजा के लिए भी अप्लाई करना है। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपका वीज़ा 4 मई तक है और आप आए हैं फियांसे वीज़े पर, अपनी तरफ से तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस मैरिज को रजिस्टर कर लें यहाँ UK में, और फिर आपने अप्लाई करना है फॉर स्पाउस वीज़ा। अगर आप नहीं कर सकती, फ़र्ज़ करें हम मार्च पर आ जाते हैं और आपने
अभी तक आपने आपकी जो मैरिज है उसको रजिस्टर नहीं किया, फिर आप होम ऑफिस को एक ईमेल भेज सकती हैं जो है मेरे ख्याल में cih@homeoffice.gov.uk, और वहाँ उनको आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि जी मुझे एक एक्सटेंशन दी जाए क्योंकि मैं अपनी मैरिज को रजिस्टर नहीं कर सकती इन टाइम, और इस वजह से आप मुझे पीनलाइज ना करें और आप मुझे एक ओवरस्टेयर ना कंसिडर करें। और इससे फिर ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी वो एक्सटेंशन एक्सेप्ट कर देते हैं, जो वो आजकल कर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, आपको पीनलाइज नहीं करेंगे, और जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफिस खुल जाते हैं आप अपनी मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ स्पाउस वीज़ा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है क्या भी मैं यूरोपियन ना मेरी मैं की थी शादी। हाँ जी ठीक है। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਈਯੂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਰਡ, ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ 28 ਚ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 75 ਪਾਉਂਡ ਤੇ 20 ਪੈਨੀਆਂ, ਔਰ ਵਿਦਿਨ 2 to 3 ਮੰਥਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ, ਉਹ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੈਲੋ हेलो वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। जी जी। पहला क्वेश्चन ये है कि सर मैं ओवर स्टेट रेफ्यूजी अप्लाई किया था जी, मुझे 2015 में रेफ्यूजी ग्रांट हुआ था। ठीक है। अभी मुझे दिसंबर में इंडेफिनेट ग्रांट हुआ है। अभी मुझे नेशनैलिटी के लिए 1 साल वेट करना पड़ेगा कि इसके लिए मुझे ज्यादा टाइम पीरियड वेट करना पड़ेगा? ये मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ इंडिया या पाकिस्तान में, तो मुझे उनको कैसे बुला सकता हूँ? वो फैंसी वीजे पे आ सकते हैं या मैं उनको यहाँ से स्पॉन्सर कर सकता हूँ और किस बेस के ऊपर? ठीक है, ये सर मेरे 2 सवाल हैं। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपको उन्होंने इंडेफिनिट ग्रांट किया दिसंबर 2020, फिर आपको 1 साल वेट करना होगा और दिसंबर 2021 में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है आपको इनकम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होगी, और दूसरा जी हाँ आप बेस्ट चीज़ होगी अगर आप फियांसे वीज़े पर अपनी वाइफ को यहाँ बुला लें यूके में, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी मुझे रेफ्यूजी या ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस ग्रांट किया गया था और इस वजह से मैं नहीं जा सकता पाकिस्तान या इंडिया, और इस वजह से मैं अपनी वाइफ को यहाँ यूके में बुला रहा हूँ और हम अपनी शादी यहाँ रजिस्टर करना चाहते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन है। या अगर आप कोई और कंट्री जाके वहाँ अपनी शादी रजिस्टर कर लें और फिर आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं और स्पाउस वीज़ा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। यस यस जी फरमाइए। जी मेरा क्वेश्चन है जी, मेरे 1-2 क्वेश्चन है। जी जी पूछो। 2010 में मेरे हस्बैंड इधर आए थे। ठीक है। टूरिस्ट पे।
जी जी। और ओवरस्टे हो गए थे और 10 साल उनके पूरे हो गए हैं। ठीक हो गया। मैंने शादी करके इंडिया में शादी हमारा हो गया था रिलीजन के हिसाब से, सारा कुछ ठीक था मेरा। जी जी। तो जब मैंने इधर पेपर लगाए तो वो रिफ्यूजल ही आ रहा था मेरा कि ओवरस्टे है, इसलिए कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे लग गए कि ओवरस्टे हुआ है, इसलिए वीजा नहीं देंगे। 3-4 दफा मैंने किया था। कहाँ से अप्लाई किया था? पूरे हो गए। सॉरी, आपने कहाँ से अप्लाई किया है वीजा? इन कंट्री? पहले मैंने इंडिया से किया था। किसका? अपने लिए अप्लाई किया था? 2013 में किया था। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲਾਣੇ ਸੀਗੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਓਵਰਸਟੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਰਿਜ ਦੋਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ? ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਓਵਰਸਟੇ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਹਸਬੰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਵਰਸਟੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾइस कर सकता है कि अगला कदम की उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, 2012 ਚ ਸਾਨੂੰ 7 ਈਅਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੱਭ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ ਯੂਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ, GCSE ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਪਲੀਜ਼। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰ 18 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ B1 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਵਰ 18 ਹੋ ਗਏ ਨੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ भी पास करना होएगा इंग्लिश टेस्ट। ये एक प्रॉब्लम आ रही है जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अब काफ़ी लोगों के 10 साल यहाँ यूके में पूरे हो गए हैं। जब 2012 से वो चले आ रहे हैं डिस्क्रिशनरी लीव के ऊपर या लीव टू रिमेन के ऊपर, और अब
मेरे ख्याल में लोगों को प्रॉब्लम होगी अब ये इंग्लिश टेस्ट पास करने में। अगर आप पास नहीं कर सकते या आपके पास कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी है, आप एग्जामेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के ऊपर, और नेशनलिटी एप्लीकेशन के ऊपर भी आप एग्जामेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, आपके बच्चों को भी पास करना होगा B1 इंग्लिश टेस्ट, और आपको भी और आपकी वाइफ को भी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कामरान साहब हैं? वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। अच्छा सर जी, मेरी बेटी है अंडर 18, उसके पास है 7 ईयर की बेस पे ना प्राइवेट लाइफ का वीजा, ठीक है, जो कि एंड ऑफ दिसंबर खत्म हो रहा है इस साल ना। इस साल में तो अगर मैंने ILR के लिए अप्लाई करना है तो कौन सी एप्लीकेशन में डालूंगा? ठीक हो गया। और मेरे पास जो है ना पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट। ठीक है। और मिसेस के पास ILR है। सॉरी, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, ठीक है जी, रिसेंटली मुझे मिला है। और वाइफ के पास है ILR, ठीक है जी, ठीक है। और मेरी छोटी बेटी के पास ऑलरेडी पासपोर्ट है UK का। ठीक है। तो वो मैं ऑनलाइन फॉर्म देख रहा था, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था कि कौन सा मुझे फिल करना है ILR के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। तो गाइड कर सकते हैं आप? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अगर आपकी बच्ची के 10 साल यहाँ पूरे हो गए, आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। अब सेट ओ आप कर सकते हैं, जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एप्लीकेशन के लिए। लेकिन बेस्ट चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि क्योंकि आपके बच्ची के 10 साल हो गए हैं, एक दफ़ा एक सिस्टर को मिल लें, डिटेल एडवाइस ले लें। जैसे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर ही जाके आप एप्लीकेशन सबमिट करें। क्योंकि अगर आप कोई गलती कर जाते हैं ILR एप्लीकेशन में, फिर आपकी जो फ़ीस होती है £2389, वो आपको वापस नहीं देते। सो इसलिए जस्ट मेक श्योर कि एक दफ़ा आप एक सिस्टर को मिल लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और नाज़रीन, ये था हमारा आज आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जाएँ सोशल मीडिया के ऊपर, YouTube के ऊपर, और वहाँ टाइप करें कामरान इजाज़, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ आज रात को जब ये वीडियो अपलोड होगी YouTube के ऊपर, अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे तक। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।